हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन कम्युनिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में जनजाति के संदर्भ में। जब भी हम जनजाति के बारे में बात करते हैं तो आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश एक जनजाति बहुल राज्य है और यहाँ की जनजाति विभिन्न प्रकार की है, अलग अलग है। इस कारण से इसे लघु भारत के नाम से भी जाना जाता है। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में बहुत ही प्रकार की जनजाति पाई जाती है। मध्य प्रदेश जो है वो भारत में जनजाति के संबंध में प्रथम स्थान रखता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है वह है भील जनजाति, और भील के बाद मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति सबसे ज्यादा पाई जाती है। आप देखते हैं जनजाति कहते किसको हैं, अर्थात ऐसा तो नहीं कि किसी भी व्यक्ति को जनजाति बोल दिया जाए, यह संभव नहीं है। तो कोई एक ऐसा विशेष वर्ग, विशेष समूह जिसकी अपनी भाषा हो, जिसकी अपनी संस्कृति हो और एक ये सामुदायिक महत्व रहता हो, इनका अपना अलग से, इनकी भाषा होनी चाहिए अलग, इनकी संस्कृति अलग होनी चाहिए, ये आधुनिकता से जुड़े ना हो और इसके साथ में इनका एक अपना समुदाय हो, तो ये जनजाति कहलाते हैं। जनजाति ही आदिवासी भी कहलाते हैं, इन्हें ही आदिवासी कहा जाता है। आदिवासी और जनजाति ये दोनों वह समूह हैं जो कि यहाँ पर किसी भी स्थान पर राज्य निर्माण के पहले स्थित थे, लेकिन अब जब आधुनिकता आ गई है तो आधुनिकता से स्वयं को ना जोड़ने के कारण ये जो जनजाति है या ये जो लोग हैं ये पिछड़ गए हैं और पिछड़े पायदान पर हमें आजकल दिखाई देते हैं, तो इन्हें ही जनजाति कहा जाता है। बात करते हैं जनजातियों की, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा भील जनजाति है। तो सबसे पहले हम भील जनजाति को देखने वाले हैं। भील जनजाति, मध्य प्रदेश में भील जनजाति के विस्तार की बात करेंगे तो देखिए, भील जनजाति जो है यह वह जनजाति है जो कि धनुषधारी और शिकारी हुआ करते थे। भील जनजाति का विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश में है, तो विस्तार सबसे ज्यादा है और विस्तार में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान रखता है। इसके अलावा संपूर्ण मध्य प्रदेश में ये फैले हुए हैं। बात करेंगे कि किस स्थान में फैले हुए हैं, तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों के अंतर्गत। पश्चिमी जिले कौन कौन से? धार, झाबुआ, अलीराजपुर आदि जिलों में हमें ये दिखाई देते हैं। आपको पता होगा कि भील जनजाति का सबसे फेमस मेला जो कि भगोरिया उत्सव है वह भी झाबुआ के अंतर्गत ही आयोजित किया जाता है। तो इस कारण से यहाँ पर हमें 3 जिले हमने देखे हैं। उल्लेख की बात करें कि भील जनजाति आखिर ये जनजाति है, भारत में है, इसका उल्लेख हमें सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो भारत में सबसे पहले उल्लेख इस जनजाति का रामायण में और इसके साथ ही साथ में हम देखते हैं महाभारत में दिखाई देता है। इन दोनों में, रामायण और महाभारत में, हमें भील जनजाति का उल्लेख मिलता है। उत्पत्ति की बात करते हैं तो भील जनजाति की उत्पत्ति 3 शब्दों से हुई है। पहला शब्द है भिल, दूसरा है विल और तीसरा है बिल्लुवर। इन तीनों शब्दों के अर्थ एक ही होते हैं। ये तीनों शब्द बल्कि अलग अलग भाषा के हैं। जब हम बात करते हैं, देखिए तीनों शब्द अलग अलग भाषा के हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भिल, फिर बात करेंगे विल्लुवर और फिर हम बात करेंगे विल की। अब जब इन तीनों शब्दों की हम बात करते हैं तो भिल जो है यह संस्कृत का, विल जो है वो द्रविड़ का, ये भिल है। भिल जो है ये संस्कृत का, विल जो है वो द्रविड़ का, वहीं विल्लुवर जो है वो तमिल भाषा का शब्द है। लेकिन इन तीनों शब्दों का एक ही मतलब होता है और वो मतलब होता है धनुष, अर्थात वह जनजाति जो कि धनुष धारण करती है, जो कि शिकारी प्रवृत्ति की है, भील कहलाती है। भील जनजाति के योद्धा लोग रहे हैं बहुत ज़्यादा। भील जनजाति वीर योद्धाओं में शामिल हुई है। भील जनजाति के सबसे वीर जो योद्धा माने जाते हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप के साथ युद्ध किया, इनका नाम था राणा पुंजा भील। तो राणा पुंजा भील के ही नाम पर भील जनजाति आज पुंजा दरिया बनाती है। भाषा की बात करेंगे तो भील जनजाति मुख्यतः बारेली और भीली भाषा बोलती है।
निवास, भीलों के निवास स्थान को फाल्या कहा जाता है। जहां पर भील निवास करते हैं इसे फाल्या कहा जाता है। वहीं भीलों के मकानों को कू कहा जाता है। भीलों के द्वारा जो खेती की जाती है उस खेती को दजिया या फिर झूम खेती कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, भील जहां पर रहते हैं उस पूरे एरिया को, जैसे कि हम किसी कॉलोनी में रहते हैं ना, तो उस कॉलोनी को रेसिडेंसी या फिर कॉलोनी कहते हैं या कैंपस कहते हैं। वैसे ही भीलों की कॉलोनी जो होती है उससे हम फाल्या कहते हैं। वहीं भीलों के जो सिंगल मकान होते हैं उन्हें कू कहा जाता है। और भील जो खेती करते हैं, जिस पद्धति से खेती करते हैं उसे दजिया खेती या फिर झूम खेती के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब ये है कि आपने एक स्थान पे खेती की, उसके बाद आपको फल वहाँ से प्रोवाइड हो गया, आपको फसल मिल गई, फसल को आपने काट लिया, फसल के काटने के बाद आपने फसल का जो भी किया हो, उसके बाद जो पूरा क्षेत्र बचता है उस पूरे क्षेत्र में आपने आग लगा दी। आग लगाने के बाद क्या किया, आपने उस क्षेत्र को छोड़ दिया, उसके अलावा आपने दूसरी जगह खेती करना चालू कर ली। तो जो स्थानांतरण कृषि है कि एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पे कृषि करना, अब आपने जिस क्षेत्र में आग लगाई थी उस क्षेत्र की उर्वरक क्षमता कम हो जाएगी। इस वजह से ये खेती जो है ये बहुत ही कम हो रही है आजकल, क्योंकि इससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी कम हो जाती है। भोज्य पदार्थों की बात करें तो भीलों के द्वारा मुख्य रूप से ताड़ी पी जाती है और ताड़ी के अलावा ये महुए की शराब पीते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं ताड़ी की ना, तो ताड़ी भी नशीला ही पदार्थ होता है। एक ऐसा मटके जैसा फ्रूट होता है, उस फ्रूट में पत्थर डालकर या फिर उसमें छेद कर किसी भी प्रकार से उस स्ट्रॉ डालकर जो रस निकलता है उसको भील जनजाति के द्वारा पिया जाता है। इससे नशा चढ़ता है, ये नशीला पदार्थ है। और महुए की शराब भी भील जनजाति के द्वारा पी जाती है। भील जनजाति के सबसे प्रमुख देवता राजापंथा भील है और राजापंथा भील जो है इन्हें सबसे ज्यादा प्रमुख और शक्तिशाली देवता भी माना जाता है। निर्माण एवं कला, भील जनजाति ने किस किस चीजों का निर्माण किया है हमको वो देखना है। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा फेमस है वो हो गई पुंजा दरिया, भील जनजाति के द्वारा बनाई जाती है। इसके अलावा यह जनजाति एक गुड़िया कला बनाती है। इसके अलावा इस जनजाति के द्वारा गलसन माला बनाई जाती है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। अब गलसन माला का क्या मतलब होता है, देखिए, गलसन माला जो है वो गले में पहनने वाली माला होती है जो कि भील जनजाति के द्वारा बनाई जाती है। गांव की बात करेंगे, इनके छोटे गांव और बड़े गांवों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। इनके छोटे गांव को फला और बड़े गांव को पाल के नाम से जाना जाता है। मतलब जो ज्यादा बड़े एरिया में होगा वो पाल और जो छोटे एरिया में होगा वो फला। गांव के प्रमुख को, भील जनजाति में गांव के प्रमुख को गमेती कहा जाता है। उपजातियां, भील जनजाति की उपजाति विभिन्न प्रकार की हमें दिखाई देती है, जिसमें कि सामाजिक आधार पर, व्यावसायिक आधार पर भीलों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। ये है भील जनजाति के आभूषण। भील जनजाति ज्यादातर चांदी के आभूषणों को धारण करती है। ये भगोरिया उत्सव में हमें सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। अगर आप इनको गौर से देखेंगे तो ये हाथ में कड़े और कंगन वगैरह पहनते हैं, कमर में इनकी कमरबंद प्रॉपर लगा होता है। इसके अलावा इनके कड़े और इनके गले में जो माला दिखाई देती है वो चांदी की ही दिखाई देती है। बात करेंगे जनजाति के प्रकार अर्थात भील जनजाति का विभाजन, कि भील जनजाति को कितने भागों में बांटा गया है। हमने पढ़ लिया कि भील जनजाति जो है ये एक योद्धा जनजाति है। यह जनजाति जो है अपनी उत्पत्ति महाराणा प्रताप से मानते हैं और इस जनजाति को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो होगा वो होगा सामाजिक आधार पर कि इनका समाज कैसा है। दूसरा है व्यावसायिक आधार पर अर्थात ये क्या काम करते हैं। और तीसरा है अन्य उपजातियां। सामाजिक आधार पर भीलों को 2 भागों में बांटा गया है। एक कहलाते हैं कालिया भील, जिन्हें लंगोटा भील के नाम से जाना जाता है। दूसरे कहलाते हैं उजालिया भील या फिर भिलाला के नाम से इन्हें जाना जाता है। इसके बाद व्यावसायिक आधार पर भगत, पुजारो, कोटवार और भोपा। और अन्य उपजातियों की हम बात करते हैं तो तड़वी, भील, भिलाला, बारेला,
पटालिया, बेगास और उमड़ी भील जनजाति की अन्य जनजातियां हमें दिखाई देती हैं, अन्य उपजातियां हमें दिखाई देती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लंगोटा भील की। जब हम बात करते हैं लंगोटा भील की तो इन्हें कालिया भील के नाम से भी जाना जाता है। फिर जो उजालिया भील है इन्हें क्षेत्रीय भील के नाम से भी जाना जाता है। भगत की जब हम बात करते हैं तो भगत जो है यह व्यक्ति भील जनजाति का सबसे पवित्र व्यक्ति माना जाता है। तो भील जनजाति का सबसे पवित्र व्यक्ति भगत। इसके अलावा पुजारो जो है यह पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति माना जाता है। कोटवार जो है यह वह व्यक्ति है जो कि भीलों के गांव का प्रशासन संभालता है। भोपा की जब हम बात करते हैं तो भोपा जो है यह वह व्यक्ति है जो कि झाड़ फूक करता है। भीलों की अन्य उपजातियों में हम इंपॉर्टेंट देखते हैं जो कि तड़वी और उमड़ी उपजाति है और भिलाला है। भिलाला जो है ये महाराणा प्रताप को स्वयं का वंशज मानते हैं। इसके अलावा जो तड़वी है इसे मुसलमान भील के नाम से जाना जाता है और उमड़ी जो जनजाति है ये सबसे ज्यादा पिछड़ी जनजाति है भील जनजाति में। वस्त्र आभूषण, भील जनजाति के प्रमुख वस्त्र आभूषण की जब हम बात करते हैं कि किस प्रकार के वस्त्रों को ये धारण करते हैं तो भील जनजाति की जो स्त्रियां हैं वो सिंदूरी नाम की एक साड़ी पहनती है जिसे सिंदूरी कहा जाता है। इसके अलावा जो दुल्हन होती है वो पीरिया नामक वस्त्र धारण करती है और जो सिंदूरी की साड़ी पहनती हैं ये सारी महिलाएं ये सारी महिलाएं एक सामान्य वस्त्र भी पहनती जिसे अंगरखा कहा जाता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं पुरुषों की तो पुरुष यहाँ पे साफा लपेटते हैं और धोती पहनते हैं और लंगोट पहनते हैं। भील जनजाति की महिलाएं जो है वो आभूषण प्रिय हैं। इसके अलावा ये चांदी के बहुत सारे आभूषण भी पहनती हैं। भीलों के विवाह, भील जनजाति में किस प्रकार के विवाह होते हैं? गंधर्व विवाह, घुसपैठिया विवाह, नात्रा विवाह, दापा विवाह, अपहरण विवाह, सेवा विवाह, परीक्षा विवाह और गोलगधेड़ा। देखिए महत्वपूर्ण क्या है इनमें से सारे विवाह आपको याद तो रखने हैं लेकिन कौन कौन सा महत्वपूर्ण है आप पहले ये पढ़ लीजिए। ये कुल मिलाकर 8 विवाह है भील जनजाति में होने वाले। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक आपको गोलगधेड़ो दिखाई देगा, एक आपको दापा प्रथा दिखाई देगी, एक हमको दिखाई देगा सेवा विवाह। अब बात कर लेते क्या मतलब होता है इनका। सबसे पहला जो है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह का मतलब होता है किसी भी लड़का लड़की का भाग के शादी कर लेना। तो भाग के जाने वाला जो विवाह होता है वो गंधर्व विवाह कहलाता है। फिर बात करते हैं घुसपैठिया विवाह की। इसका मतलब ये है कि लड़का लड़की के घर जाके बैठ जाता है या फिर लड़की लड़के के घर जाके बैठ जाती है कि भाई मुझे शादी करनी है आप करवा दो बस। नतारा विवाह। दापा विवाह की जब हम बात करते हैं तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस विवाह में लड़की का मूल्य देकर उससे विवाह किया जाता है। अर्थात एक तरीके से जैसे कि हम अपने घर में किसी चीज को खरीद के लाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपने लड़की का मूल्य दिया और उसके बाद उससे विवाह किया। तो ये बहुत ही बड़ी कुरीति है भील जनजाति में जो कि समाप्त की जा रही है धीरे धीरे। अपहरण विवाह। अपहरण विवाह का मतलब यह है कि लड़की की मंजूरी बिल्कुल नहीं है पर आप गए, आपने उसको उठाया और उसके बाद उससे शादी कर ली। जैसे कि जबरिया शादी होती है वैसे ही यहाँ पे अपहरण विवाह। सेवा विवाह। सेवा विवाह का मतलब होता है कि पुरुष स्त्री के घर जाता है और वहां जाकर उसके माँ बाप को मनाता है कि भाई मेरी शादी करवा दो, मैं आपका सारा काम करूंगा। और लड़का उनके घर में सारा काम भी करता है और जब लड़का इनके घर में पूरा सा काम कर लेता है, ये समझ जाते हैं कि हाँ लड़का ठीक ठाक है, तो जो विवाह होता है उसे सेवा विवाह कहा जाता है। ये उल्टा भी हो सकता है, लड़की भी जा सकती है लड़के के घर। परीक्षा विवाह। परीक्षा विवाह जो है इसमें परिवार लड़का या लड़की की परीक्षा लेता है कि क्या ये इतने संपन्न हैं, क्या ये इतने समझदार हैं कि हम इनसे अपनी पुत्र या पुत्री का विवाह करवा दें। फिर आता है गोल गधेड़ो। ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग विवाह होता है। गोल गधेड़ो जो होता है वो भगोरिया उत्सव में आयोजित होता है। भगोरिया उत्सव जो होता है इसकी 3 स्टेज होती हैं। पहली होती है गुलालिया, दूसरी होती है गोल गधेड़ो और तीसरी होती है उजाड़िया। जब हम बात करते हैं गोल गधेड़ो की तो गोल गधेड़ो एक ऐसी विवाह प्रथा है जिसमें एक गोला बनाया जाता है। स्त्रियां इसमें गोला बनाकर रखती हैं और भीतर में पुरुष खड़े होते हैं और बाहर नारियल रखा होता है। किसी भी स्थिति में किसी पुरुष को उस गोले से बाहर निकलकर उस नारियल को हासिल करना होता है। यदि वो उस नारियल को हासिल कर लेता है और इसके बाद लड़का उस गोले में खड़ी किसी भी लड़की से विवाह करने के लिए एलिजिबल हो जाता है, वो उस लड़की से विवाह के लिए पूछ
सकता है। यदि लड़की की अनुमति रही कि हाँ आप विवाह कर सकते हैं तो फिर उन दोनों की शादी कर दी जाती है। तो इस प्रकार से हम गोल गधेड़ों को देखते हैं। भगोरिया हाट। भगोरिया हाट कहाँ पर आयोजित होता है? तो मध्य प्रदेश में, यह झाबुआ जिले में आयोजित होता है। कब आयोजित होता है? तो यह जो हाट है यह होली के 7 दिन पूर्व आयोजित होता है और 7 दिनों का ये हाट होता है, 7 डेज तक ये लगता है। इस हाट में सबसे ज्यादा भील जनजाति के लोग हमें दिखाई देते हैं। यह 3 भागों में बटा हुआ है। 3 भाग कौन कौन से? जो पहला भाग है उसे कहा जाता है गुलालिया, दूसरा जो भाग होता है उसे कहा जाता है गोल गधेड़ों, और तीसरा जो भाग होता है उसे कहा जाता है उजाड़िया। भगोरिया उत्सव की बात करते हैं तो यह झाबुआ जिले में लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यह उत्सव भील जनजाति द्वारा लगाया जाता है। एक प्रकार का हाट है या फिर मेला है। इसको 3 स्टेज में बांटा गया है, गुलालिया और गोल गधेड़ों और उजाड़िया। गुलालिया वह स्तर होता है जब लड़का लड़की या फिर उनका पूरा परिवार एक दूसरे को गुलाल लगाकर विवाह को तय करता है। यहाँ पे 3-4 विधियां हमें समझ में आती है। एक तो गुलाल लगाने वाली विधि, दूसरी पान खिलाने वाली विधि। यदि कोई लड़का किसी लड़की को पान खिलाता है और रिटर्न में उसे भी पान मिलता है तो उनका विवाह तय कर दिया जाता है। वैसे ही है कि यदि कोई लड़का किसी लड़की को गुलाल लगाता है, वो लड़की भी उसे रिटर्न गुलाल लगा लेती है तो उनका विवाह तय हो जाता है। और गोल गधेड़ों हम देख ही चुके हैं। उजाड़िया की बात करेंगे, जब मेले को समाप्त किया जाता है तो मेले को निकाला जाता है तो उसे ही उजाड़िया कहा जाता है, उस स्टेज को। भील जनजाति के प्रमुख नृत्य। अब देखेंगे हम भील जनजाति में कौन कौन से नृत्य महत्वपूर्ण है जो कि भील जनजाति द्वारा किए जाते हैं। भगोरिया, टोंडा, पड़वा, दागला। इस प्रकार के कुछ 5-6 प्रकार के नृत्य भील जनजाति के द्वारा किए जाते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो भगोरिया नृत्य है। भील जनजाति के प्रमुख व्यक्ति, मतलब भील जनजाति में ऐसे कौन से प्रमुख व्यक्तित्व हुए हैं जिनके बारे में हमको जानना है। मामा टाटिया भील, इनके बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। मामा टाटिया भील क्या करते थे? अंग्रेजों को लूटते थे और इनके पूरे धन को लाकर गरीबों में बांट दिया करते थे। भीमा नायक, भीमा नायक के बारे में भी हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं कि भीमा नायक को निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है। राणा पुंजा भील, राणा पुंजा भील का संबंध महाराणा प्रताप से है और महाराणा प्रताप के साथ राणा पुंजा भील भीलों की एक सेना लेकर युद्ध में निकले थे, जो कि युद्ध हुआ था अकबर के खिलाफ में। और इस युद्ध में इन्होंने बहुत ज्यादा मदद की थी महाराणा प्रताप की, और महाराणा प्रताप ने खुश होकर इन्हें अपना टाइटल राणा दिया था। तो राणा जो है इन्हें महाराणा प्रताप से ही मिला है। फिर भील जनजाति के प्रमुख शब्द, जिसमें एक शब्द है फायरे फायरे। फायरे फायरे जो है ये भील जनजाति का रणघोष है। मतलब लड़ाई के समय जो बात कही जाती है, जैसे कि हम बोलते हैं ना, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं भवानी का नाम लेते हैं, जय भवानी बोलते हैं, कुछ लोग कुछ और बोलते हैं, तो वैसे भील जनजाति के लोग फायरे फायरे बोलते हैं। और भील पांडा का मतलब होता है जो व्यक्ति सबसे ज्यादा पवित्र हो उसे भील पांडा, जो ऊंचे स्तर पे उसे भील पांडा के नाम से जाना जाता है। गोंड जनजाति, गोंड जनजाति के बारे में हम पढ़ने वाले, तो यह जनजाति मध्य प्रदेश में भील जनजाति के बाद पाई जाती है, अर्थात दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड जनजाति जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रकार की जनजाति है। इसके अलावा यह मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है। दक्षिण क्षेत्र में कौन कौन से? मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी और बैतूल वाले जिलों में गोंड जनजाति प्राप्त होती है हमें। इस जनजाति का उल्लेख अर्थात इसकी उत्पत्ति तेलुगु शब्द कोंड से हुई है और इसका अर्थ होता है पहाड़, अर्थात पहाड़ में रहने वाले गोंड कहलाते थे उस समय में। तो मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और विंध्य पर्वत श्रृंखला, दोनों पर्वत श्रृंखलाओं पे गोंड जनजाति निवास करती है। सबसे ज्यादा किस किस जिले के अंतर्गत निवास? मंडला, फिर आएगा बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा और उसके बाद आता है सिवनी। आदि जिलों में गोंड जनजाति निवास करती है। भाषा, गोंड जनजाति गोंडी भाषा बोलती है यह जनजाति।
गोंडी भाषा बोलती है और गोंड जनजाति सबसे ज्यादा योगदान करने वाली जनजाति रही है 1857 की क्रांति में। इस जनजाति के द्वारा की जाने वाली खेती या फिर कृषि को बेवार या फिर झारिया कहा जाता है। ये एक पारंपरिक कृषि पद्धति होती है। देवताओं की बात करेंगे तो गोंड जनजाति बहुत सारे देवताओं को मानती है, जिसमें दूल्हा देव, बूढ़ा देव प्रमुख देवता माने जाते हैं। गोंड जनजाति का विस्तार या गोंड जनजाति का विभाजन। गोंड जनजाति को दो भागों में बांटा गया। पहला है निवास के आधार पर विभाजन और दूसरा है व्यवसाय के आधार पर। निवास मतलब जहां पे रहते हैं और व्यवसाय मतलब जो काम करते हैं। तो गोंड जनजाति का निवास के आधार पर विभाजन देखेंगे। एक है राजगोंड, दूसरे हैं धुरगोंड और तीसरे हैं मुड़िया। मुड़िया के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। अब देखते हैं हम राजगोंड और धुरगोंड के बारे में। राजगोंड जो है ये वे लोग कहलाते हैं जो कि भूस्वामी हुआ करते थे, मतलब इनके पास बहुत सारा धन होता है, बहुत सारा क्षेत्र होता है। वहीं धुरगोंड जो है वो सामान्य वर्ग के लोग होते हैं। अच्छा, राजगोंड ये वो भी हो सकते हैं जो कि राजा महाराजाओं से संबंधित है, रानी दुर्गावती से, रानी अवंतीबाई से, इनसे संबंधित है, वो भी हो सकते हैं। मुड़िया जो है सबसे ज्यादा पिछड़ी उपजाति है गोंडों की। व्यवसाय की बात करेंगे अगरिया जनजाति, कोलाई भूतिस जनजाति, ओझा, प्रधान और सोलाहास। जब हम अगरिया की बात करते हैं तो अगरिया वह उपजाति है जो कि गोंडों में अग्नि का काम करती है, मतलब लोहे का काम करती है। अगरिया कहलाती है लोहे का काम करने वाली उपजाति। कोलाई भूतिस की बात करते हैं तो नाचने गाने वाली जो जनजाति है, जो उपजाति है, उसे कोलाई भूतिस के नाम से जाना जाता है। ओझा जो है, ओझा झाड़ फूक करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। प्रधान की बात करेंगे तो पूजा पाठ करने वाले को प्रधान कहा जाता है। सोलाहास की बात करेंगे तो हम इस जनजाति में बढ़ई के काम करने वाले व्यक्ति को सोलाहास कहा जाता है। प्रमुख मेले। गोंड जनजाति में सबसे ज्यादा जो प्रमुख मेला है वो है मंडई मेला। मंडई मेला मंडला, बालाघाट, सिवनी, बैतूल वाले क्षेत्रों में लगता है। ये मंडई 7 दिन की, 11 दिन की, 2 दिन की, 1 दिन की, अलग अलग दिनों की हो सकती है। ज्यादातर ये जो मंडई है ये दिवाली और होली के बाद लगती है और ये एक प्रकार का हाट होता है। फिर आता है स्वांग मेला। स्वांग मेला जो है इसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के नाटक किए जाते हैं। अलग अलग लोगों के स्वांग रचे जाते हैं। कहा जाता है ना नाटक करना, स्वांग रचना, तो वैसे स्वांग रचे जाते हैं। मेघनाथ जो मेला है यह छिंदवाड़ा में आयोजित किया जाता है। गोंड जनजाति के प्रमुख विवाह। अब हम देखेंगे कि गोंड जनजाति में कौन कौन से विवाह होते हैं। पहला जो विवाह होता है वो होता है दूध लौटावा विवाह, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। गोंड जनजाति का दूध लौटावा विवाह महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें मामा और बुआ के बच्चों में संबंध बनाया जा सकता है। फिर देखते हैं विधवा विवाह। ये बहुत ही अच्छी प्रथा है कि विधवाओं का विवाह करवाना ठीक है, करवा सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हर किसी को जीवन जीने का अधिकार होता है, हर किसी को आगे जीवन जीने का अधिकार भी है और उनका हक भी बनता है कि वो जीवन जिए आगे। अच्छा, तो हम देख सकते हैं कि विधवा विवाह जो है वो गोंड जनजाति में होता है। घोटुल विवाह। घोटुल विवाह जो है वो कैसे होता है, देखिए घोटुल विवाह का संबंध ऐसा है कि युवा ग्रह बनाए जाते हैं। युवा ग्रह में स्त्री और पुरुष दोनों को एक साथ रखा जाता है और जब तक वो समझ लेते हैं कि हम एक दूसरे के साथ कंफर्टेबली रह पाएंगे तो उनका विवाह तय किया जाता है। और यदि उनको कोई दिक्कत होती है, वो एक दूसरे के साथ नहीं एडजस्ट कर पाते, तो उनका विवाह नहीं होता है। तो घोटुल विवाह जो है ये बहुत ज्यादा प्रचलित प्रथा भी है और इसके ऊपर बहुत सारी बातें भी कही जाती हैं। सेवा विवाह। सेवा विवाह जैसे कि भील जनजाति में होता था कि घर पे आके काम वगैरह करना, उसके बाद लड़की का हाथ मांगना, सेवा विवाह। अपहरण विवाह सेम टू सेम भील जनजाति वाला, कि किसी लड़की को बिना बताए उसका अपहरण करके उससे विवाह करना, या किसी लड़के को बिना बताए, ये बहुत कम होता होगा, लेकिन या किसी लड़के को बिना बताए उसका अपहरण करके विवाह करना अपहरण विवाह कहलाता है। प्रमुख त्योहार। गोंड जनजाति के सबसे ज्यादा जो प्रमुख त्योहार है हम उनकी बात करेंगे। नवाखानी। नवाखानी में जब नया खाना बनाया जाता है, नया खाने का मतलब है कि जब नई नई चावल की, गेहूं की फसल आई होती है तो उस समय नई चावल की, गेहूं की फसल जो खाई जाती है, जो चावल खाया जाता है, उसे नवाखानी कहते हैं। और ये त्यौहार गोंड जनजाति में बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है।
जावरा या जवारा कहा जाता है इसे। जवारा जो है यह रक्षाबंधन के कुछ दिनों पहले और नवरात्रि के समय निकाला जाता है। मेघनाथ, मेघनाथ जो है, क्योंकि गौड़ जनजाति के लोग मेघनाथ को अपना देवता भी मानते हैं, इस कारण से मेघनाथ उत्सव गौड़ जनजाति के लोग ही करते हैं। हरीठी भी बहुत ज्यादा प्रमुख है। लारू काजू, छेरथा, मडई और बिंदकी। मडई के बारे में हम देख चुके हैं ऑलरेडी। गौड़ जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? भड़ोनी, सजनी, सैला, कर्मा, एबातोई, दीवारी और सुआ। जिसमें सबसे ज्यादा जो फेमस है वो कर्मा नृत्य है, जो कि गौड़ जनजाति का नृत्य। आपको याद रखना है, कभी आप भील मत लगाइएगा कि कर्मा नृत्य का संबंध किस जनजाति से है, तो गौड़ जनजाति से है। प्रमुख व्यक्ति, गौड़ जनजाति के प्रमुख व्यक्तियों को हम देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हमको दिखाई देंगे दादा हीरा सिंह मरकाम। ये दादा हीरा सिंह मरकाम है जिन्होंने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में अपना बहुत ही विशेष योगदान दिया है। रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती का संबंध जो है वो अकबर से है और इन्होंने अकबर के खिलाफ युद्ध किया था। ये गढ़ मंडला की शासिका थी और अकबर के किसके साथ? तो अकबर के आशफ खां के साथ युद्ध किया था, अकबर के सेनापति। और रानी दुर्गावती के बारे में डिटेल में हम इतिहास में ऑलरेडी देख चुके हैं। जनगढ़ सिंह श्याम की बात करते हैं तो इनका संबंध भी गोंडवाना से ही है या फिर गौड़ जनजाति से ही है। बादल भोई, शहीद बादल भोई का संबंध, ये शहीद बादल भोई है जिनका संबंध गौड़ वंश से है या फिर गौड़ जनजाति से है। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत ही ज्यादा काम किए थे और ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति माने जाते हैं। खगोल पाता या फिर घोटुल पाता जो है, यह मृत्यु गान के समय, मृत्यु गान है एक तरीके का कि जब मौत होती है, किसी की मृत्यु होती है तो उस समय जो गीत गाया जाता है वह यह गीत है, मृत्यु गान के समय गाया जाने वाला गीत है। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।